जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है बातचीत। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वह है बालकृष्ण भट्ट का परिचय और दूसरा है बातचीत निबंध का सारांश। तो आइए बारी बारी से दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है बालकृष्ण भट्ट का परिचय। इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। उनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगर शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे, उसके बाद से 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, तो उसका सही जवाब होगा 1867 में। अगर उनके कार्य की बात करें तो 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए थे, यानी पढ़ाने का काम किए थे। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करवाए थे, यानी वहाँ पर पढ़ाने का काम किए थे। 1888 में प्रयाग के कास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। रचनात्मक सक्रियता की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए थे। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा पत्र का संचालन किया गया था, या बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा पत्र का प्रकाशन कराया गया था। तो इसका सही जवाब होगा प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट को कई लेखनी में महारत हासिल था। वे उपन्यास भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, प्रहसन भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। तो उनके कुछ मुख्य उपन्यास इस प्रकार हैं: रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घर, सद्भाव का अभाव। तो ये कुछ इनके मुख्य उपन्यास थे। उसी प्रकार नाटक है, प्रहसन भी है और निबंध भी है। उनकी इन सभी रचनाओं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे 100 अजान एक सुजान उनका एक उपन्यास है, तो इसको ऑब्जेक्टिव रूप में कैसे पूछता है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास किसकी रचना है। तो इसका जवाब आपको लिखना होगा बालकृष्ण भट्ट। तो इसी तरह से आपको करना क्या है, चाहे वो उसका उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे प्रहसन हो, चाहे निबंध हो, आपको करना क्या है, इन सभी को एक क्वेश्चन के रूप में परिवर्तित कर देना है और तब उसको याद करना है। मिसाल के तौर पे पद्मावती नामक नाटक किसकी रचना है, तो इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा बालकृष्ण भट्ट। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी सभी का आपको एक क्वेश्चन के रूप में परिवर्तित कर देना पड़ेगा। जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, से जो पूछा गया है चाहे जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उसको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, और जो हाईलाइट नहीं किया गया उसको आपको एक क्वेश्चन के रूप में परिवर्तित करके उसको भी याद करना है, ताकि अगर कहीं एग्जाम में पूछ दे तो वो आपसे छूटे नहीं। अब बात करते हैं बातचीत निबंध का सारांश। सारांश का सीधा सा मतलब होता है संक्षेप रूप। तो इस टॉपिक में हम लोग बातचीत निबंध का पूरी कहानी को एक संक्षेप रूप में जानेंगे। प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बात बताते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि बातचीत निबंध के अंदर बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्यों को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता के सही उपयोग के बारे में बताए हैं। वे बताते हैं कि यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लोग अपने मन के भाव को एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते और लुंज पुंज अवस्था में किसी कोने में बैठे रहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं होती, तो अपने मन के भाव को, अपने दुख को, अपने सुख को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते और मुख बनकर लुंज पुंज अवस्था में किसी एक कोने में बैठे होते हैं। आगे लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्पीच से बातचीत का ढंग बिल्कुल निराला, यानी स्पीच अलग है और बातचीत का ढंग अलग है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है, परंतु घरेलू बातचीत केवल भावनाओं को साझा करने और मन बहलाने का एक ढंग है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीच जो होता है वो सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करने के लिए बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारे नाज नखरे के माध्यम से बातों को रखा जाता है। लेकिन जो घरेलू बातचीत होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने भावनाओं को साझा करना या अपने मन को बहलाने के लिए एक दूसरे से लोग बात करते हैं।
वे आगे बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बातचीत के बिना मनुष्य के मन में बहुत सारा जो भाव है, बहुत सारा जो बोझ है, वो एक मैल की तरह जमा रहता है। लेकिन जब इंसान बात करना शुरू करता है, उस बातचीत करने की वजह से क्या होता है कि मनुष्य के मन के अंदर जो गंदगी बैठी होती है, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का गम बैठा रहता है, वो धुआं बन के उड़ जाता है और उसका जो चित्त का मतलब उसका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद महसूस करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे भट्ट जी बतलाते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। जाहिर सी बात, जब तक कोई मनुष्य बोलना शुरू नहीं करता है तब तक उसका चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य बोलना शुरू करता है तो उसके बोलने के भाव से, उसके आचरण, उसके व्यवहार से उसका चरित्र प्रकट होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल का मतलब तो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष हुआ। यानी जब मनुष्य एक दूसरे से बात कर रहा होता है और बातचीत करने के दौरान जब वो आवेश में आ जाता है और आवेश में जब वो बातों पर अपने संयम नहीं रख पाता, अनाप शनाप बकने लगता है, तो ये उसका दोष हुआ। परंतु जब कोई मनुष्य बड़ी संजीदगी से, बड़े इत्मीनान से, सलीके से किसी से बातचीत करता है, तो ये उसका गुण हुआ। तो कहीं ना कहीं जब तक इंसान बोलना ही नहीं शुरू करेगा तब तक कैसे पता चलेगा तो उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उस इंसान का आचार विचार कैसा है, उस इंसान का चरित्र कैसा है, ये पता नहीं चल पाता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यानी यहाँ पर बेन जॉनसन जी कहना चाहते हैं कि जब इंसान बोलना शुरू करता है तो उसी परिस्थिति में मनुष्य का सही साक्षात्कार, मतलब उसके चरित्र का सही साक्षात्कार हो पाता है, उसका परिचय हो पाता है। लेकिन जब तक मनुष्य मूक रहता है तब उसके मूक रहने के कारण क्या होता है, उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता। मूक रहने का मतलब होता है चुपचाप रहना। परंतु जब वह बोलना शुरू करता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसका चरित्र प्रकट होने लगता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताया ये जा रहा है कि जब तक इंसान चुपचाप रहता है तो उससे उसके चरित्र का पता नहीं चलता है, उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता है, उसका परिचय नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके बोलने की वाणी से या उसके बोलने के तरीके से उसका चरित्र प्रकट होना शुरू हो जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि इंसान जो है वो किस तरह का विचार रखता है और किस तरह का स्वभाव रखता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। एडिसन इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपने मन के भाव को खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन जब 2 से 3 व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो अपने मन के भाव को व्यक्त ठीक से नहीं कर पाते, उसके में उन लोगों में एक संकोच की भावना आ जाती है। इसलिए एडिसन का कहना है कि असल जो बातचीत होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रचलित है, तो इसका आप सही जवाब लिखना होगा यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। हिंदी में इसका नाम सौहृद गोष्ठी है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में एक सवाल भी पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हो। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रहते। तो यहाँ तक आपको लिखना है। आगे बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है खुद से बातचीत करना। यहाँ पर बालकृष्ण जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरे से बात करने का आदी हो जाता है तो हमेशा ये उम्मीद रखता है कि सामने वाला उससे अच्छे से बात करे, लेकिन जब कोई सामने वाला उससे अच्छे से बात नहीं करता है तो वहाँ पर एक मतभेद पैदा होता है, एक द्वेषता पैदा होता है, एक दुश्मनी पैदा होता है। इसलिए इस परिस्थिति को ध्यान में रख के बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर ये ताकत उत्पन्न कर ले कि वो खुद से बात करने लगे तो बहुत हद तक एक दूसरे को वो कष्ट नहीं पहुँचाएगा अपनी वाणी से और किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं होगा। तो इस पूरे बातचीत के निबंध में जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो मनुष्य को जो ईश्वर के द्वारा जो वरदान दिया गया है बोलने की क्षमता, उसका सही इस्तेमाल करने के और सही तरीके से उसका उपयोग करने के बारे में बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातचीत निबंध का सारांश भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।